स्ट्रक्चरल आइसोमर में अपना कोऑर्डिनेशन आइसोमर तक हुआ था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, उसमें दो और हैं एक्चुअली में, तो हम लोग ने नहीं लिखा था। नेक्स्ट है अपने पास ये लिगैंड आइसोमर्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इन सब पे चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछते हैं वो लोग। ये दिख रहा है लिगैंड आइसोमर, पहला वाला टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ लिगैंड एक्सचेंज इन दिस आइसोमर। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, जो लिगैंड होगा ना वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा। आइसोनियो बताया था देखो हाइड्रोकार्बन में, यहाँ पे MnMnH2O5 ये सेम है, बट ये वाला लिगैंड देख रहे हो, ये लीनियर फॉर्म में और ये क्या हो गया, आइसो के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ पे लिगैंड्स अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, राइट है, ऐसे आइसोमेरिक फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, लिगैंड आइसोमर। और इसी में दूसरा क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेट पोजीशन आइसोमर। अब देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें प्लैटिनम प्लैटिनम है, OH की लिंकिंग है, दोनों साइड Cl है, दोनों साइड Br है, सही है। बट इसी का एक आइसोमेरिक फॉर्म में ये ऐसे भी बना सकता हूँ, प्लैटिनम प्लैटिनम सेम है, OH OH सेम है, Cl Br। ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम है, खाली क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो जा रही है, राइट। तो ये तुम्हारे लिगैंड आइसोमर है और ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स है। ये दोनों लिख लो, फिर आगे चलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स पे। कि सपोज करो किसी चीज का स्ट्रक्चर अगर बदल जाए, कोई ऐसे स्ट्रक्चर था बाद में ऐसे हो गया, राइट, तो इसकी पेरेंट चेन पे फर्क पड़ रहा है, सही है। पहले ब्यूटेन की पेरेंट चेन थी, अब प्रोपेन की हो गई है, एक मिथाइल की ज्वाइनिंग चला गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा दोनों का। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर देखते हैं ना, तो चीजों के या तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, राइट है, या तो चेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग स्टीरियो आइसोमर देखते हैं, तो मैंने इसका एक और नाम तुम लोग को बताया था, याद है, स्टीरियो आइसोमर्स को, इनको 3D आइसोमर्स भी बोलते हैं। जब तक तुम इसको 3 डायमेंशनली नहीं देखोगे तब तक तुमको खुद को नहीं पता चलेगा कि ये आइसोमेरिक फॉर्म में है या नहीं है। जैसे अगर एक मैं मॉलिक्यूल बना दूं, यहाँ पे लिख दो OH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिख दूं Cl, Br, OH और H। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल मेरे को देखने में तो सेम ही लग रहा है, मैं इनको आइसोमेरिक फॉर्म बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे ही दिख रहा है, और इसको भी मैं घुमा के ऐसा बना सकता हूँ, सेम दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे तुमको मैं बोल दूं कि ये R कॉन्फ़िगरेशन शो करता है और ये S करता है, ठीक है, तो जैसे ही इनका कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, सीधी सी बात है। तो अब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, आइसोमर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी हमको रोटेशन देखनी पड़ती है, राइट है, 3 डायमेंशनली जिसकी रोटेशन चेक करनी पड़ती है तुमको, तब हम लोग जाके आइसोमेरिक फॉर्म डिसाइड करते हैं। ऐसे आइसोमर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर में दो टाइप हैं, बताया था, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें क्या क्या आएंगे, सिस और ट्रांस, ठीक है, और दूसरा ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मतलब क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का डायरेक्शन चेंज करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे तो कितना करेंगे, उनको हम लोग किस में लेके चलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, फिर भी देख लेते हैं अपन इसको, राइट है। स्टीरियो आइसोमर ऐसे आइसोमर होंगे जिनका रोटेशन हमको देखना होगा, तो ये सब चीज़ें लिख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे देखो स्टीरियो आइसोमर में उसने क्या बोला है यहाँ पे कि इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप, राइट है, जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंटली अगर ओरिएंटेट कर जाते हैं, कोई D+ शो करता है, L- शो करता है, तो हम लोग उसमें स्टीरियो आइसोमर्स देखते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसको अगर मैं ऐसे पलट दूं तो कुछ मतलब निकलेगा क्या, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है और ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है,
तो ये स्ट्रक्चर कैसा है, सेम मॉलिक्यूल है, राइट, ये आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, इसमें कोई भी किसी भी टाइप का आइसोमेरिक फॉर्म नहीं है। बट ये मॉलिक्यूल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड C, ये ऐसे। अब इसका भी नाम ब्यूटूइन होगा, ये भी ब्यूटूइन है, बट ये वाला कौन सा है, अपोजिट साइड में तो ट्रांस, सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिस। तो ऐसे मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल, अब ये दोनों मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है, मालूम है ना, ट्रांस वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, सिस वाले कम स्टेबल होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करके अपनी पूरी प्रॉपर्टी को बदल देते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, इनमें आइसोमेरिक प्रॉपर्टी क्यों आई, क्योंकि ये लोग अपने आप को रोटेट कर रहे हैं, सही है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया, तो इसको हम लोग स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। इसमें सिस और ट्रांस क्या है, बाकी ऑप्टिकल क्या है, देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ से लिख लो इसको, ये पूरा नहीं तो समझा देता हूँ, फिर लिखो। ज्योमेट्रिकल में क्या बोला मैंने, सिस और ट्रांस आइसोमर। द सिस ट्रांस टाइप ऑफ रोटेशन इज ए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, CH3 ऊपर CH3 नीचे, सही है। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। CH3 सेम साइड पे तो सिस, राइट है, सिस ट्रांस। कॉम्प्लेक्स में कैसे दिखते हैं ये मॉलिक्यूल देखो, जैसे सेंट्रल मेटल एटम Ma4B2 टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब सेंट्रल मेटल है, ए कितने इसके पास, 4, और बी कितने इसके पास, 2। तो बी जब एक आजू बाजू में दिखेंगे अपने को, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस। और यहाँ पे देखो, इसी मॉलिक्यूल का आइसोमेरिक फॉर्म बनाया उसने, ए साइड में रखे चारों ए को, और एक साइड बी रखा है, एक साइड बी। एंटी पोजीशन पे पता है चीजें जब आती हैं तो ज्यादा स्टेबल होती हैं, मतलब जब भी एंटी पोजीशन पे अटैचमेंट होता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और एंटी पोजीशन मतलब क्या, अपोजिट साइड मतलब ट्रांस, सही है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, जबकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग ऐसे सिस और ट्रांस को डिसाइड करते हैं। सिमिलर मॉलिक्यूल आजू बाजू में तो सिस, अपोजिट साइड में तो ट्रांस, समझा। ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने तुमको बताई है किसमें, याद है, SN1 SN2 रिएक्शन के आगे पीछे, RS कॉन्फ़िगरेशन में, कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है, ठीक है, कार्बन के चारों ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, बट ऐसा सिर्फ कार्बन के साथ नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन पे भी अगर तुम लोग ध्यान दो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, और उसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। तो अगर मैं सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइन बना दूं, राइट है, और एक साइड लोन पेयर लगा दूं, तो वो नाइट्रोजन भी क्या होगा, कायरल होगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये नाइट्रोजन है, सही है, इसको तुम लोग क्या बोलते हो, अमोनिया, ठीक है। बट इसी नाइट्रोजन पे अगर मैं ऐसे कर दूं, तो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में मैंने तुमको ये नेमिंग भी बताई थी, याद है किसी को, इसका नाम कोई लिख के बता सकता है क्या, राइट। मैंने बोला था ना, जो बड़ा ग्रुप है वो पेरेंट के साथ, मतलब ये हो गया प्रोपेन अमाइन, सही है, और इसके एन पे मिथाइल, और इसी के एन पे क्या है, मिथाइल, सही है। तो ये नाम होगा इसका। अब देखो, ये नाइट्रोजन कायरल है क्या, इसके एक पोजीशन पे लोन पेयर अटैच है, एक पे मिथाइल है, दूसरे पे इथाइल है, और चौथे पे प्रोपाइल है, सही है। तो ये नाइट्रोजन भी क्या हुआ, कायरल तो हुआ है, क्योंकि चारों पोजीशन अलग अलग चीजें पोजेस कर रही है। तो ये नाइट्रोजन भी क्या होगा, ऑप्टिकली क्या, एक्टिव इनएक्टिव, एक्टिव, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को ये भी क्या कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, या तो आर फॉर्म में करेगा, या तो एस फॉर्म में, या फिर डीएल बोल लो तुम लोग, सही है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तुम लोग ने नोटिस किया कि जब हम लोग सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं, तो इसके बाजू में कितने सारे लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 5 6, राइट है। उससे कम तो अभी तक हम लोग ने नहीं देखा। सारे एग्जांपल हम लोग किसमें घूम रहे हैं, FeCN6, राइट।
वो जो वर्नर ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी क्या था, CO NH3 6 और बाहर Cl3 आया था, याद है। और अगर तुम इसको कम भी कर रहे हो तो ये क्या कर रहा है, अगर NH3 तुमने 3 कर दिया तो वे भी Cl3 हो जाते थे। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है, मल्टीपल बॉन्डिंग्स होती है, ठीक है। अब अगर मल्टीपल बॉन्डिंग्स होंगी तो सीधी सी बात है इसके अंदर भी कायरलिटी की प्रॉपर्टी होगी कि नहीं होगी, होगी। और अगर ये कायरल होंगे तो ये भी क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाइवर्ट कर सकते हैं। और अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाइवर्ट कर रहे हैं तो मतलब ये भी क्या हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो एक डी फॉर्म बनाएंगे, दूसरा एल फॉर्म बनाएंगे। तो सीधी सी बात है, अगर डी और एल फॉर्म बन रहे हैं तो ये डी और एल फॉर्म क्या है, आइसोमर्सी तो हैं एक दूसरे के, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये क्या फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर बनाने की एबिलिटी अपने पास रखते हैं। बट ऐसे ही मॉलिक्यूल बनाएंगे जिनके पास लिगैंड्स क्या है, 4 या 4 से ज्यादा होगी, ठीक है। जिसके पास 2 या 3 ही लिगैंड है और कुछ लोन पेयर वगैरह सब एब्सेंट है तो क्या करोगे, 3 पोजीशन से तो हम लोग जज ही नहीं कर सकते, सही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 4 या 4 से ज्यादा क्या रखते हैं अपने पास, लिगैंड्स का नंबर रखते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। हमेशा नहीं करेंगे बट मैक्सिमम टाइम उनके पास एक पॉसिबिलिटी होती है कि शो कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या, देख क्या बोला है, ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। सबसे पहली बात तो यही है कि वो ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैन बी रोटेटेड, सीधी सी बात है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे तभी तो इनको ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमर बोलोगे। दिस प्रॉपर्टी अराइजेस इन दोज मॉलिक्यूल व्हिच possesses chirality, आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज अ कॉमन फेनोमेना इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज दे हैव मल्टीपल लिगैंड्स। चाहिए तो लिख लेना आगे। ठीक, द कॉम्प्लेक्सेस whose molecules are asymmetric exhibit isomerism, ठीक है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सिमेट्री नहीं है, मतलब वो क्या है, असिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिकल है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर। इट अकर्स इन 4 and 6 बोथ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके पास 4 लिगैंड है या 6 लिगैंड है उसमें ही हमको ये देखने को मिलता है। तो जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ऑक्टाहेड्रल हैं, ये सब तुमको शो करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, देखो इनका, तो एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म ऐसे बना सकते हो तुम चाहिए तो। वो अपने को रेक्टस और सिनिस्टर निकालना बताया था ना, ठीक है। तो वैसे ही डी एल, जो आर होता है वही तो डी होता है, जो एल होता है वही तो एस होता है। तो यहाँ पे तुमको ये नहीं बोलेगा कौन सा डी है कौन सा एल है, सही है। तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो खाली उनको दिखाना पड़ता है कि अपने को पता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या चीज होती है। बाकी इस पे क्वेश्चन तुमको ऑर्गेनिक में पूछेंगे वो लोग कि निकाल के बताओ कौन सा आर है कौन सा एस है। लिखो मत इसको, राइट है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो बन गए फाइनली, कि लोगों को ये पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम की कोई ना कोई चीज होती है, ठीक है। जिसको वर्णन में प्रूव भी कर दिया कि ऐसे ऐसे कंपाउंड मैंने डिस्कवर किए, अब आप लोग चेक कर लो, ठीक है। बाकी जब उस पर रिसर्च हुई तो उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया कि ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। और इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था तुमको, ब्लड का हीमोग्लोबिन, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लैटिन, या फिर मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द सनलाइट, ठीक है। ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ही एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो
इनकी बॉन्डिंग को समझना क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आया कि इनकी बॉन्डिंग को हम लोग समझे कैसे। तो इसकी बॉन्डिंग को समझने के लिए तुम लोग को देखो 11th में केमिकल बॉन्डिंग हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे 3-4 थियरीज आई थी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। कौन कौन सी थियरीज तुमने पढ़ी थी याद है? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। उसके बाद क्या आया था? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर वीएस ईपीआर थ्योरी, और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सही है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहले बनी, तो ये नॉर्मली ये जो सारी थियरीज है ना ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, सही है। कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। एक एक को सुधारने के बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि ये नहीं, ये फैक्टर भी है जिससे डिटरमाइन होगा, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड ने क्या बोला था कि ऐसे होता है। फिर हाइब्रिडाइजेशन का नया कॉन्सेप्ट आया कि चीजें का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है जिसके वजह से उनका एनर्जी लेवल सेम हो जाता है। मैंने बताया भी था, तुम मैंने तो नहीं पढ़ाया तुम लोग को, ठीक है। अच्छा एक बार रिवाइज कर देता हूँ जो भी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सबसे पहले क्या बोला कि चीजें क्या होती मालूम है, चीजों के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अब चीजें गलत क्यों है सही क्यों है ये भी देख लो तुम लोग, फटाफट एक ये करते हैं। केमिकल बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या है, मैंने बोला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये क्या बोलता है कि ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। और ये बात सही भी है। जब हम लोग कार्बन को लेके चलते हैं 1s2 2s2 2p कितना 2, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन, सही है। ये इनका ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में ये लोग एक्साइट होके इसमें चले जाते हैं, तो एक और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सही है। बाद में ये थ्योरी आगे क्या बोलती है कि 4 हाइड्रोजन के एटम आते हैं अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, और ये लोग इन ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेते हैं ऐसे, जिसकी वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को बताती है, ठीक है। बट इस पे क्वेश्चन क्या उठे कि ये तो s ऑर्बिटल है और ये तो p ऑर्बिटल है, तो पहले ओवरलैपिंग किस में होगी, s में होगी या p में होगी, सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं था। मतलब ये ओवरलैपिंग को तो एक्सप्लेन करता है बट एनर्जी लेवल को ये नहीं बताता है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसी चीज को सही करता है तुम्हारा क्या, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि सही है, ये कॉन्सेप्ट तो सही है इसका कि ओवरलैपिंग होती है, बट ये एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करता है देखो। इसने क्या बोला कि ये ऑर्बिटल जब हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे ना, इनके बीच में एक और स्टेप होती है। ये 3p के ऑर्बिटल और एक s का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं विद द सेम एनर्जी लेवल, और सब ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, एक s का था 3p के, एक s का 3p के, तो सबका नाम क्या हो जाएगा sp3। अब सबका नाम अगर सेम है तो किसी की एनर्जी ना तो कम होगी ना तो ज्यादा होगी, तो चारों में से किसी में भी सबसे पहले बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था कि चीजें ओवरलैप करने से पहले क्या करती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करती है। और तुम लोग ने सीखा भी होगा डिपेंडिंग ऑन सिग्मा बॉन्ड हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा sp2 है कौन सा sp3 है, राइट। सुना है ना, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में एक मिस्टेक आ गई क्या कि CH4 NH3 और वाटर, इन सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है और इसका भी sp3 है, सही है। लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने इनके स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर अलग आया, इसका अलग आया, इसका अलग, इसका कैसे आएगा, ऐसे आएगा।
इसका कैसे होगा, ऐसे दिखता है अपने को, और इसका कैसे ऐसे दिखता है। तो एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया कि अगर चीजों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, एनर्जी स्टेट सेम है, तो उनके स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग भी एक्सप्लेन करता है, एनर्जी भी, बट मॉलिक्यूल का शेप ये एक्सप्लेन नहीं करता। सही है। तो शेप को अकॉर्डेंस में लेने के लिए क्या बनाएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका बोलना ये था कि चीजों के शेप के लिए उसके इलेक्ट्रॉन पेयर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वीएसईपीआर थ्योरी तुमको सबसे पहले तो ओवरलैपिंग बताती है, एनर्जी भी बताएगी और शेप भी बताएगा। सही है। तो इसके लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे, ताकि हम लोग चीजों का शेप या ज्योमेट्री समझ सके। क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ चीजें वीएसईपीआर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करती है, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये दोनों चीजें ये एक्सप्लेन नहीं करती, इसके पास कोई आइडिया नहीं था। तो फाइनली ये लोग ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुमको ओवरलैपिंग, एनर्जी, शेप, ठीक है, फिर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और बॉन्ड ऑर्डर, ये सब एक्सप्लेन करती है। ठीक है। तो ये जो सारी थियरीज बनाई गई हैं तीनों चारों, ये पूरी तरह से ना तो गलत है ना तो पूरी तरह से सही है। ठीक है। केमिस्ट्री में तुमको हर ये मतलब हर रूल के साथ ये एक्सेप्शंस मिलेंगे। ये इसको एक्सप्लेन करता है तो उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। अब स्टूडेंट के मन में डाउट ये रहता है कि सर अगर पूरी तरह से सही नहीं है तो पढ़ो क्यों। ठीक है, तुम्हारा भी लॉजिक सही है, राइट, बट एग्जामिनर तुमको ये नहीं पूछेगा तूने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। वो तुमको डायरेक्ट बोलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन का मेरे को ड्रॉबैक बताओ। ठीक है, जो जरूरी भी है, तुमको पता तो होना चाहिए कि किन चीजों में क्या चीजें गलत है, क्यों उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ये दिमाग से डाउट निकाल ही दो कि पूरी थियरीज केमिस्ट्री में हर एक चीज पे फॉलो होगी या पूरी तरह से सही है। कहीं ना कुछ मिस्टेक्स है। ठीक है। एक न्यूक्लियस अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता है कभी भी। ठीक है, साइंटिस्ट स्टिल रिसर्च में है कि न्यूक्लियस बिहेव कैसा करता है। एक साइंटिस्ट देखेगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा, दूसरा देखेगा तो अलग होगा। ये इस वजह से ये सब चीजें कंफ्यूजन में चल रही हैं, इसीलिए कोई प्रॉपर थियरी नहीं बनी है। फिजिकल चीजों के तुम रूल बना सकते हो, जो चीज तुमको दिखाई नहीं दे रही उसके रूल कैसे बनाओगे, है कि नहीं। तो फिजिक्स वाले बोलते हैं कि फिजिक्स का एक दो रूल से सब हो जाता है सॉल्व। फैक्ट है, हो जाता है, क्योंकि चीजें तुमको दिखाई देती है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुमको कोई चीज दिखाई भी नहीं दे रही और उसके बारे में तुमको रूल्स बनाने, तो तुम कैसे कर सकते हो। तो सुनने में अजीब लगता है, बट इनकी जितनी भी थियरीज है हर एक चीजों पे फॉलो नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। ध्यान में रखोगे इस चीज को। समझा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब आगे क्या होता है। हाँ सर बोलो। ठीक है। तो अभी तक तो लोग खाली कोवेलेंट बॉन्ड में डील कर रहे थे, उसको समझने में लगे थे, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बॉन्ड डिस्कवर हो गए तो फिर एक नया क्वेश्चन आ गया कि अब कौन सी थियरी इसको एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। अब तुम लोग सोचो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर कोवेलेंट बॉन्ड को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है तो कॉम्प्लेक्स को कैसे करेगी। बट फिर भी उन्होंने अपना ट्राई किया था इसको एक्सप्लेन करने का। अगेन कुछ ड्रॉबैक्स हमको यहाँ पे मिले। उसके बाद आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, जिसको अपन शॉर्ट में सीएफटी बोलते हैं। ये अपने को पढ़ाया नहीं गया है अभी तक, तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन है सीएफटी। एक और चीज आती है बाद में, लिगैंड फील्ड थ्योरी, एलएफटी। और लास्ट में आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। तो अपने को इस चैप्टर में सिर्फ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरीज में ही डील करना है। ठीक है। लिगैंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपने को यहाँ पे नहीं। ठीक है, आगे में भी अगर तुम लोग केमिस्ट्री में कुछ करते हो तो वहां पे तुमको लिगैंड फील्ड थ्योरी पढ़ाई जाएगी। सीएफटी में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, जिसको एलएफटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करेक्ट करते हैं। ठीक है, बट ये अपने पोर्शन में नहीं है, अच्छी बात है। तो इंजीनियरिंग वगैरह जाते हो अगर तुम लोग केमिकल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तुमको इसके बारे में और सीखने को मिलेगा।
अपने पोर्शन में ये दो चीजें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे भी नहीं है तुमको, बट कभी कभी वो लोग पूछते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या एडवांटेज ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो अपना काम है क्वेश्चन आंसर लिखने का, बहुत ज़्यादा दिमाग पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये चार थियरीज हैं तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं, बट अपने को पढ़नी खाली दो हैं। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट लिखो, ऊपर वाला लिख रहा है ये टॉपिक डाल के। To explain the bonding and nature of coordinate compound, many types of theories were used or introduced: valence, crystal, ligand और molecular। फिर नीचे से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे थोड़ा सा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुमको डीएनए ब्लॉक में भी थोड़ा सा आएगा, तो ध्यान में रखोगे जो यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे, राइट द फीचर्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें जितने भी फीचर्स लिखे हुए हैं ना, ये तुमने पढ़ा होगा। जब से मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखो चीज़ों को काफ़ी इजी रखा है स्टार्टिंग से, कि कौन सेंट्रल मेटल एटम होगा, कौन लिगैंड होगा, ठीक है। उसी चीज़ को इसने स्टेटमेंट वाइज लिखा है। देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या करते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं, और लिगैंड क्या करते हैं, अपना लोन पेयर इसमें डालते हैं। तो जो लोन पेयर डोनर है वो लिगैंड होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा, बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उनके अलग अलग शेप वगैरह होंगे। ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तुमको बताती है। देखो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो लीनियर शेप, sp2 हुआ तो ये, ठीक है। तो इसको एज इट इज लिख लो फीचर्स को, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है मैं वो बोल